हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, और आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख चुके होंगे, ठीक ना। आपका जो पहला टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम, जो दूसरा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, और जो तीसरा है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल तो एग्जाम की व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में पूछा कैसे जाता है। दूसरी बात, इस बायो-सेवर्ट के नियम को हम लोग लाप्लास सूत्र भी कहते हैं। क्या होता है बायो-सेवर्ट का नियम, चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर टाइटल पहले दे देता हूँ बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक थे, ठीक ना। इन वैज्ञानिकों ने अपना एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में बताया कि अगर कोई एक चालक है, हमारा एक चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, और जब उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इस चीज़ को उन्होंने अपने एक प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। और उनका प्रयोग क्या था कि उन्होंने एक चालक तार लिया और इस चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित किया, और जब इस चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने यहाँ पर एक अल्पांश लंबाई डेल्टा एल लिया, और जब यह अल्पांश लंबाई डेल्टा एल लिया और इस लंबाई से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर, स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लिया, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। और ये जो दूरी लिया, यह दूरी उस चालक की दिशा से थीटा कोण बनाती थी। धारा की जो दिशा ये है, धारा की दिशा से थीटा कोण बनाती थी। अब यहाँ पर दो बातें आ जाती हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसकी दिशा क्या होती है। दिशा को ज्ञात करने के लिए हमारे कुछ और भी नियम दिए जाते हैं। चलिए उस नियम को हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग इस नियम को समझते हैं। तो अगर इस अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। पहले उन्होंने ये बात किया कि जो चालक की लंबाई है डेल्टा एल, यहाँ पर हम अल्पांश लंबाई, तो अगर इस डेल्टा एल को बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा जाता है। दूसरा, चालक तार में अगर प्रवाहित धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाता है। दूसरा चीज, ये धारा की दिशा और इस दूरी, इसके बीच जो थीटा कोण है, इसकी ज्या का मान बढ़ाने पर भी चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो भी बढ़ जाती है, ठीक ना। तो ये, और लेकिन उन्होंने एक चीज देखा कि इस चालक से जितना दूरी पर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके दूरी के व्युत्क्रम के घटती है। दूरी के व्युत्क्रम के घटने का मतलब कि 1/r² के बराबर घटती है। चलिए इन सभी चीजों को हम लोग गणितीय रूप में लिखते हैं कि कैसे गणितीय रूप में होता है। अर्थात मैं लिखूं यहाँ पर, तो पहले उन्होंने बताया कि अल्पांश लंबाई डेल्टा एल लिए है, तो जो अल्पांश लंबाई जब डेल्टा एल लिए हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो भी अल्पांश डेल्टा बी होगी। तो जो डेल्टा बी का मान था वो किस पर निर्भर किया, धारा के मान पर। धारा का मान बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परस्पर प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनता है। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या कहता है कि जो डेल्टा बी का मान है, इस अल्पांश लंबाई के मान को बढ़ा दीजिए तभी भी ये मान क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बढ़ जाता है। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल हो गया। जो तीसरा है आपका कि जो थीटा कोण बना है उसकी ज्या का मतलब है साइन थीटा, इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका थर्ड नियम कहता है, थर्ड पॉइंट, ठीक ना। जो आपका फोर्थ पॉइंट है, दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के बराबर अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी का मान क्या होगा, 1/r²। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हैं जो चालक से r मीटर की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों बात बोल सकते हैं आप। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3, 4, अब इन चारों समीकरणों में ये LHS का मान बराबर है तो RHS का गुणा होगा, तो डेल्टा बी क्या होगा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। ये आपका इतना चीज हो जाएगा। अब जब इतना चीज हो जाएगा तो आपको हर चीज बराबर मात्रा में चाहिए, तब उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा एक कांस्टेंट, एक नियतांक का मान प्राप्त किया। जो नियतांक आता है डेल्टा बी इज इक्वल टू μ0 4 पाई इंटू में आई डेल्टा एल साइन थीटा और अपान में r²।
ये आपका आ जाता है बायो सेवर्ट का नियम। ये आपका क्या आ जाता है, बायो सेवर्ट का नियम आ जाता है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर आपका जो नियतांक है म्यू नॉट अपान में 4 पाई है, जो आपका नियतांक म्यू नॉट अपान में 4 पाई है। अब इसका जो मान होता है वो कितना होता है, प्रयोग द्वारा ज्ञात किया गया म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है 10 की घात माइनस में 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये आपका म्यू नॉट अपान में 4 पाई का मान होता है। अब यहाँ पर इस मान को 2 तरीके से पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, चलिए उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। कभी कभी इसको लिखता है म्यू नॉट अपान में 2 पाई का मान कितना होता है। म्यू नॉट अपान 2 पाई का जो मान होता है 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और 2 गुणे 10 की घात माइनस में 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना। तो ये आपका बायो सेवर्ट का नियम है। आपको इतना बात याद रखना है कि कब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, कब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। तो उस पर आधारित जो व्यंजक आपका मिला डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। और इस नियतांक का जो मान मिला म्यू नॉट अपान 4 का माई 10 का जो मान है 10 की घात माइनस में 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट अपान 2 पाई का जो मान है 2 गुणे 10 की घात माइनस में 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। दोनों में है नहीं, इसमें बस 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम चीज हो जाता है। आपको 1 एम्पियर की परिभाषा भी आनी चाहिए, शायद मैं उसे इंक्लूड नहीं किया हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, ठीक ना। चलिए उस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे, पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक ना, कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल कैसे लगता है। अर्थात जब भी हमारा कोई एक चालक होता है तो चालक में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र, तो अगर हम उसको पहले से एक बार चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसमें जो चुंबक बल लगेगा उसका मान कितना होगा, इस बल के मान को हम लोग प्राप्त करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, ठीक ना। तो हम इस चीज को इरेज करते हैं और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल है वो कैसे ज्ञात करेंगे, किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए उस चीज को देखते हैं, क्योंकि उसी से हमारा जो लॉरेंज बल है वो भी उसी से मिलता है, ठीक ना। तो पहले हमारा जो सेकेंड पॉइंट है मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारा सेकेंड चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, सेकेंड पॉइंट, ठीक ना। हेडिंग आप लोग दे लीजिएगा। अगर कोई एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरीके से हमारा एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक ना। यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये हमारा एक कोई चालक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक ना, ऐसा क्रिएट किया गया है। और इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम एक चालक तार को रखेंगे, ठीक ना। अब ये कोई हम यहाँ पर एक चालक तार ले लेते हैं और इसे हमने रख दिया, ठीक ना, इस चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, बी इधर है, ठीक ना। अब इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई, उसकी दिशा इधर है, ठीक है। अब इसकी दिशा इधर है। दूसरी चीज कि यह चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाया हुआ है, तो थीटा कोण बनाया है इस चुंबकीय क्षेत्र से। और इस चालक पर जो बल लगता है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ लगता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हैं, और ये जो चालक की लंबाई हम लिए हैं यल लिए हैं। अब इस चालक पर जो बल लगता है, ठीक ना, कैसे लगता है देखिए। तो जो बल लगता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहली बात की जो बल का मान होता है वो 3-4 बातों पर निर्भर करता है, ठीक ना। पहला कि जो बल F है, ये वो बल F का मान बढ़ जाता है यदि चुंबकीय क्षेत्र F का मान बढ़ा दिया जाए। अरे चुंबकीय क्षेत्र B का मान, F बोल दिए, चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या हो जाता है, बढ़ा दिया जाए तो F का मान भी क्या हो जाता है, बढ़। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितना ज्यादा होगी उतना उस चालक पर बल ज्यादा लगेगा, ठीक ना। दूसरा, अगर इसमें धारा का मान बढ़ा दिया जाए चालक में तभी उस पर बल ज्यादा लगता है। दूसरा चीज, अगर चालक की लंबाई को हम बढ़ा दिया जाए तो भी उस पर बल ज्यादा लगता है। इसके इक्वेशन 1, 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, ये आपके तीनों इक्वेशन बन गए। जो आपका लास्ट फोर्थ कि चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, तो थीटा कोण, तो उस थीटा कोण की ज्या के बराबर होता है, थीटा कोण की ज्या के बराबर होता है। और जो थीटा कोण की ज्या के, तो F अनुकर्मणपाती साइन थीटा, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इन चारों इक्वेशन को मिला दीजिए तो आपका क्या बन जाता है, F अनुकर्मणपाती BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा बन जाता है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा,
F बराबर में बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा जब यह बन जाता है तो ये आपका फार्मूला आ जाता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट के आ जाता है, जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है और इस नियतांक का मान क्या होता है, एक होता है। तो लिखेंगे चूंकि के बराबर में एक, इसलिए एफ बराबर जो हमारा फार्मूला आएगा आई या फिर बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा आएगा, ठीक ना। ये आपका उस चालक पर लगने वाले बल का मान आ जाएगा। और बल का मात्रक तो आपको पता ही होगा क्या होता है, न्यूटन। कब यह बल अधिकतम लगेगा तो थीटा बराबर में 90 डिग्री पर कितना होगा, अधिकतम लगेगा। 0 डिग्री पर बल शून्य लगेगा, आप उस चीज को दिखा सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री पर जब होगा तो 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और जब 0 होता है तब उस पर बल शून्य लगता है, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है तो चालक को एकदम ऐसे घुमा करके चालक को भी ऐसे, अभी चालक को ऐसे रखें, ऐसे रख देंगे तो उस पर शून्य बल लगेगा। कब अधिकतम बल लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है तो हम इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर चालक को ऐसे रख देंगे, तब उसके बीच जो बल लगेगा वो अधिकतम बल लगेगा, क्योंकि 90 डिग्री पर जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो अधिकतम वैल्यू होती है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद जो हमारा अगर यहाँ पर मात्रक की बात करते हैं तो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, इसी फार्मूले से आ सकता है। तो यहाँ पर हम b का मान ज्ञात करें तो अगर b के मान पहले अधिकतम जो f मैक्सिमम होगा उसका मान कितना हो जाएगा, बी आई एल। बी आई एल क्यों होगा, क्योंकि अधिकतम तो थीटा बराबर में 90 डिग्री पर होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा बराबर में 90 डिग्री पर बल का मान मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, बी आई एल होगा। और जब बल का मान अधिकतम होगा तो यहाँ से हम b का मान ज्ञात कर देंगे, ठीक ना। और जब b का मान ज्ञात करेंगे तो f मैक्सिमम और अपान में क्या हो जाएगा, I इंटू यल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आसानी से मिल जाएगा। बल का मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन होता है, I का मात्रक एम्पियर और लंबाई का मात्रक मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आपको एक और मात्रक बताऊंगा, एक नहीं कई मात्रक बताऊंगा, लेकिन अगले चैप्टर में जब हम उस चीज के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तब। पहले हम लोग यहाँ पर b बराबर में आप इतना याद रखिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसी पर आधारित जो लैरेंज बल है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा वो कैसे आता है, चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। नाउ हम लोग समझते हैं थर्ड टॉपिक आपका जो लैरेंज बल। लैरेंज बल किस पर आधारित होता है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश पर, ठीक ना, जो बल लगता है उस बल की परिकल्पना करेंगे, जिसे हम लोग उस बल को लैरेंज बल नाम देते हैं। अब यदि किसी आवेश की बात करेंगे तो आवेश आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन या फिर कोई आवेश हो सकता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो आवेश घूमता है तो त्रिविमीय दिशाओं में घूमता है, मतलब कि उसके तीनों अक्षों पर घूम सकता है, उसकी जो गति होती है। इसलिए इसकी जो परिकल्पना करते हैं हम लोग तीनों अक्षों पर करते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो अगर मान के चलिए ये किसी कोई पदार्थ है, आपका कोई धातु चालक तार है, उसमें ये कोई आवेश प्लस क्यू है, तो उस पर जो बल लगता है तो बल की दिशा जेड अक्ष पर दिखाई गई, और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो एक्स अक्ष की तरफ, और जो वेग की दिशा, देखिए जो वेग का यहाँ पर क्षैतिज घटक v साइन थीटा है वो अक्ष पर दिखाया गया, इसका जो परिणामी वेग है v, क्योंकि इलेक्ट्रॉन राउंडिंग करेगा तो एक साथ दो दिशाओं में गति करेगा, तो उसका एक क्षैतिज घटक होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा, एक v साइन थीटा होगा, एक v कॉस थीटा होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर कोई धारावाही चालक होता है तो उस पर बल कितना लगता है, मतलब कि जो आपको सेकेंड नंबर में मैंने आपको फार्मूला बताया कि अगर कोई धारावाही चालक है तो उस पर स्थित जो बल लगता है उसी बल की परिकल्पना से हम लोग लैरेंज बल का भी मान ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा बल होगा, ठीक ना, कि इस चुंबकीय, यहाँ पर लिखते हैं पहले, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, चालक पर बल, और जो बल का मान आता है वो कितना आता है, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा आता है।
F इज इक्वल टू बी एल साइन थीटा होता है। ये समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब हमको ये बात बताइए कि आवेश गतिशील कब होंगे? जब उसमें हम कोई धारा प्रवाहित करेंगे। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो आवेश गतिशील होंगे, अर्थात आवेशों की गति v वेग पकड़ लेगी। v वेग पकड़ लेगी तो उन वेगों को ज्ञात करना जरूरी है, आवेश का मान पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं कि यदि t सेकेंड में q आवेश प्रवाहित हो तो धारा, अब जो धारा का मान आएगा वो कितना आएगा? I इज इक्वल टू क्यू बटा में टी। I इज इक्वल टू कितना आएगा? Q बटा टी आएगा। अब यहाँ पे जो चालक की लंबाई है वो क्या है? यल है। ये पहले उससे बात करें तो ये बात हम लोग आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, और जो ये बात पहले बता चुके हैं कब? वन शॉट कंसेप्ट ऑफ वाले वीडियो में, विद्युत धारा में, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू बटा टी, ठीक है। तो अब इस यहाँ से अब जो चालक की लंबाई यल है तो हम एक काम करते हैं कि दोनों पक्षों में यल से गुणा करा देते हैं, और जब यल से गुणा कर देते हैं तो लिखते हैं अतः I इंटू यल इज इक्वल टू क्यू बटा में टी और इंटू में यल। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि Q बटा टी है, तो अब T को यल के बटा में लेके चले जाइए तो यहाँ पर हम इसको T भी लिख सकते हैं। और लंबाई बटा समय किसका फार्मूला होता है? मतलब दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, अर्थात जो उसकी लंबाई चालक की है और समय जितने समय में उत्तरित हो रहा है, ठीक है, उसके में जो संबंध आएगा वो v वेग पकड़ रहा है, तो उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम कहें यदि इलेक्ट्रॉन का वेग v हो, यदि आवेश, इलेक्ट्रॉन नहीं, यदि आवेश का वेग v हो, यदि आवेश का वेग v हो, और जब आवेश का वेग v होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? I इंटू यल इज इक्वल टू क्यू इंटू बी। क्या लिखेंगे? यल अपान में t को v लिखेंगे तो क्यू वी I इंटू यल इज इक्वल टू क्यू बी हो जाएगा। अब ये जो I इंटू यल का मान है इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, और जब समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो I और यल की जगह क्यू बी रखेंगे, तो F बराबर में यहाँ पर भी इसको मैं एक क्षण के लिए ऐसे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मान रखूँगा ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि कहाँ से आया है। तो आई यल का जो मान क्यू बी आया है यहाँ पर रख देते हैं, तो एफ बराबर में आ जाता है बी क्यू वी साइन थीटा, वी क्यू बी साइन थीटा, ये आपकी वैल्यू आ जाता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? लॉरेंज बल। यहाँ पर भी जो आपका क्यू एफ का मान होगा वो भी न्यूटन होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक फिर से वही होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्यू का मात्रक आपको पता है क्या होता है? कूलाम होता है। वी का मात्रक आपको पता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। साइन थीटा का मान आपको पता होगा कि जो मात्रक होता है इसका, मात्रक नहीं पूरक मात्रक होता है, ठीक ना। तो जो पूरक मात्रक रेडियन होता है, दूसरा कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का मान स्टेरेडियन होता है। चलिए वो सब बातें बात की हैं, बस यहाँ पर एफ इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा, इतना ही क्या आ जाता है? न्यूटन। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कब इस पर बल अधिकतम लगेगा? तो फिर से वही फार्मूला अपनाएंगे, थीटा बराबर में 90 डिग्री पर। जब थीटा बराबर में 90 डिग्री पर करेंगे तो बल कितना लगेगा? अधिकतम लगेगा। तो मैक्स बल एफ मैक्स बराबर में आ जाएगा बी क्यू बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बी क्यू बी आ जाएगा। उसके बाद यदि हम थीटा बराबर में 90 डिग्री की बात, 0 डिग्री की बात करेंगे तब इस पर बल कितना लगेगा? शून्य बल लगेगा, 0 न्यूटन का बल लगेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी आपके पास कई सारे टॉपिक हैं, जैसे अगर यहाँ पर आपको ज्ञात करनी हो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी और धारा की दिशा क्या होगी, बल की दिशा क्या होगी, तो दिशाओं को ज्ञात करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने नियम दिए कैसे ज्ञात किए जाते हैं। जैसे उसी में आता है फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, टॉपिक कवर करते जाऊँगा। यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम हस्त नियम क्या कहता है? वाम का मतलब होता है बाएं, हस्त का मतलब हाथ, बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग ने बताया यदि हम अपने बाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, अंगूठे के पास वाली उंगली तथा मध्य वाली उंगली तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहें, मतलब अंगूठा भी परपेंडिकुलर रहे, ये इसके बगल वाली उंगली भी लंबवत रहे इसके, और ये बीच वाली उंगली भी लंबवत रहे, तब यहाँ पर जो अंगूठा होता है चालक पर बल की दिशा को दिखाता है, ये अंगूठे के बगल वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, तथा मध्य उंगली धारा की
दिशा को ज्ञात करती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एक दूसरा नियम होता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है, यदि हम अपने दाहिने हाथ को कुछ इस तरीके से फैलाएं तो जो अंगूठा होता है चालक पर बल की दिशा, मतलब जो बल की दिशा होगा ऊपर की तरफ, और जो ये मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं ये परस्पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की इस परिकल्पना से हमें क्या पता चलता है, यदि हमारा एक कोई ऋजु चालक हो, क्या हो, ऋजु चालक हो मतलब अनंत लंबाई का हो, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कोई एक हमारा एक ऋजु चालक है, ठीक है, इस तरीके से अगर इसमें हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो गोलाकार होता है, इसके चारों तरफ होता है, इसके चारों तरफ वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है, बी होता है। तो आई होप की समझ में एक फार्मूला ख्याल आ गया कि अगर अनंत लंबाई का कोई एक ऋजु चालक हो, अनंत लंबाई का, तो उसके कारण लंबवत दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पन्न तीव्रता होती है वो कितना होती है, ठीक है। तो मैं फार्मूला बता देता हूँ, क्या होता है फार्मूला, वो फार्मूला होता है आपका B = म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू में 2I अपान में R। म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू में 2I अपान में R, ये आपका फार्मूला होता है। कहीं कहीं ये 2 पाई और यहाँ पर I देता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला जस्ट सेम है, ठीक ना। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान चलिए आपका कोई एक चालक तार है अनंत लंबाई का है, इधर मान लेते हैं, इधर आपका प्लस इनफाइनाइट है, इधर मान लेते हैं कि आपका माइनस इनफाइनाइट है। तो इससे लंबवत r दूरी पर, इससे लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है, इसी P बिंदु पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I अपान में R आता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम और फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ 1 एम्पियर क्या होता है, चलिए उस चीज़ को समझते हैं। पहले हम इरेज करते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पर जो 1 एम्पीयर की परिभाषा दी जाती है, पहले मैं आपको एक फिगर ड्रा कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपके दो चालक तार हैं, एक में धारा बहती है I1, एक में धारा देते हैं I2 नाम देते हैं इस धारा को, ठीक है। अब परस्पर एक दूसरे की कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर होते हैं। तो ये कक्षा 12 में एक टॉपिक भी है कि एकांक दो समांतर धारावाही चालक तारों में एकांक लंबाई पर उत्पन्न बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। इसे हम किसी वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम लोग 1 एम्पीयर की डिफिनेशन को समझते हैं कि 1 एम्पीयर क्या होता है। 1 एम्पीयर दो समांतर धारावाही चालक या फिर निर्वात में अथवा वायु में स्थित दो समांतर धारावाही चालक तार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, अर्थात उन दोनों के बीच में 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो उनके प्रति एकांक लंबाई पर, उनके प्रति एकांक लंबाई पर यदि 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो, तो उस तार में प्रवाहित धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, निर्वात अथवा वायु में स्थित परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के प्रति एकांक मीटर की लंबाई पर उत्पन्न बल यदि 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन हो, तो तार में प्रवाहित धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मैं केवल उसी टॉपिक को कवर किया हूँ जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक लाइन कहा जाता है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए आज का जो मोटिवेशन है, ठीक ना, मोटिवेशन क्या है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको ये मोटिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।